नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा बिल जो इंडिया की पॉलिटिक्स का पावर बैलेंस बदल सकता था, जो इस हफ्ते सुर्खियों में रहा, पर वो अटक गया पार्लियामेंट में। क्या हुआ एग्जैक्टली आज सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग या तो ऑपोजिशन का साइड ले रहे हैं या गवर्नमेंट का, पर इस वीडियो में आपको दोनों पर्सपेक्टिव देखने मिलेंगे। सबसे पहले क्विक कॉन्टेक्स्ट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मेन मकसद लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में औरतों के लिए 33% सीट्स रिजर्व करना है। इसका सफर 2023 में शुरू हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अप्रैल 2026 में एक बड़ा मोड़ आया। दरअसल 2023 के ओरिजिनल कानून में एक शर्त थी कि रिजर्वेशन तभी शुरू होगा जब नया सेंसस और डीलिमिटेशन हो जाए, जिसमें काफी साल लग सकते थे। इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए अप्रैल 2026 में कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल लाया गया, ताकि 2029 के इलेक्शन से ही रिजर्वेशन मिल सके। इस नए प्रपोजल में लोकसभा की सीट्स बढ़ाकर 850 करने और बिना नए सेंसस के 2011 के डेटा पर ही डीलिमिटेशन करने की बात कही गई थी, मगर वोटिंग के दौरान इसे 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली और ऑपोजिशन ने सदर्न स्टेट्स के पॉलिटिकल नुकसान और ओबीसी कोटा ना होने जैसे मुद्दों पर इसे रिजेक्ट किया, जिस वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। अब यहाँ एक सेकेंड रुकते हैं और समझते हैं कि डीलिमिटेशन क्या होता है। डीलिमिटेशन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने का प्रोसेस है, ताकि हर एमपी रफली इक्वल नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट करे। ये काम इंडिया में डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। सिंपल एग्जाम्पल, अगर एक एरिया में 10 लाख लोग हैं और दूसरे में सिर्फ 3 लाख, तो दोनों का एक एमपी होना अनफेयर है। डीलिमिटेशन इस इम्बैलेंस को फिक्स करता है। अब सवाल है, ऑपोजिशन ने इसका अपोज क्यों किया। 3 मुख्य कारण जो सामने आ रहे हैं वो ये है। सबसे पहला, 2011 सेंसस के बेसिस पर डीलिमिटेशन। सदर्न स्टेट्स को डर था कि उनका रिप्रेजेंटेशन रिलेटिव टर्म्स में इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा, लोकसभा सीट्स को 850 तक एक्सपैंड करना। स्केल बहुत बड़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्लैरिटी नहीं थी कि क्या होगा, कैसे होगा। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें एक ही बिल में बंडल थी। अगर कोई एमपी वुमेन्स रिजर्वेशन को सपोर्ट करना चाहता हो पर डीलिमिटेशन से एग्री ना करे, तो उसके पास क्या चॉइस थी? सिर्फ पूरे बिल के अगेंस्ट वोट करना। इसीलिए उन्हें पूरा बिल को रिजेक्ट करना ही पड़ता। अब इसमें गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव समझते हैं। गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव अलग था। उनका कहना था कि अगर ये अमेंडमेंट पास हो जाता तो वुमेन्स रिजर्वेशन 2029 तक इम्प्लीमेंट हो सकता था। इतने साल रुकने के बजाय जल्दी हो जाता। साथ ही उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि डीलिमिटेशन तो वैसे भी होना ही है जब नया सेंसस होगा, क्योंकि आखिरी सेंसस 2011 में हुआ था। अगर अभी 2011 डेटा पर हो जाता तो सदर्न स्टेट्स पर इम्पैक्ट रिलेटिवली कम होता, क्योंकि फ्यूचर सेंसस में पॉपुलेशन गैप और बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि हर स्टेट की सीट्स सिग्निफिकेंटली बढ़ाई जाएंगी, ताकि किसी का ओवरऑल शेयर ड्रास्टिकली कम ना हो। हालांकि बिल में ऐसा कुछ इंक्लूडेड नहीं था, बट उन्होंने वर्बली कहा था, लेकिन ऑपोजिशन कन्विंस नहीं थी। रिजल्ट, वुमेन्स रिजर्वेशन का लॉ अब भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अब सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद ही होगा। और रियलिस्टिकली ये अब 2030 के बाद ही ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। और रही बात डीलिमिटेशन की, वो अब लेटेस्ट सेंसस डेटा के बेसिस पर ही होगा। तो नेट टू नेट अगर मुझे बोलना पड़े तो एक साइड कहती है ये वुमेन एम्पावरमेंट का मिस्ड चांस था, और गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन को एंटी वुमेन तक कह दिया। वहीं दूसरी साइड जो की ऑपोजिशन है, उनका ये कहना है कि ये एक पॉलिटिकल इशू था और रूलिंग पार्टी इसे अगले इलेक्शन में अपने फायदे के लिए यूज करती है, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होते हैं इससे, जो कि बेसिकली एक मिथ है। देश भर की वुमेन, उन्होंने भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। अब मैं आपकी राय इसमें सुनना चाहती हूँ। हालांकि ये बात साफ है कि हर कोई अपना फायदा इसमें देख रहा है, पर क्या लगता है आपको, क्या ये बिल पास होना चाहिए था या फिर ऑपोजिशन का स्टैंड सही था? मुझे अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।